माँ, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? बेटी, जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं। अब भूख के कारण मैं मर रही हूँ। सोचा अपनी बेटी के पास जाती हूँ, तू ही अब मुझे कुछ खाने को दे। परंतु माँ, बादल जी तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना छाता लिए जंगल में जाती है। वो पूरे जंगल में कोई मीठा फल ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी बुलबुल के पास उसे एक मीठा फल दिखाई देता है। वो बुलबुल के पास जाती है। अरे मोटी बुलबुल, ये मीठा फल कहाँ लेकर जा रही है? मुझे दे, मेरी माँ आई है, उसे बहुत भूख लगी है। क्यों काली कवि, तुझे मैं अपना मीठा फल क्यों दूं? मेरे बच्चे भूखे हैं, जंगल में कहीं भी मीठा फल नहीं मिल रहा। न जाने कितनी मुश्किल से ये एक ही मीठा फल मिला है। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गंदी मोटी बुलबुल बहुत सियानी बनती है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फिर से जंगल में उड़ती है। तभी उसे दूर एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है। अरे, इस घर का दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऐसा कहते हुए बिजली कवि उस घर में घुस जाती है। घर के अंदर ढेर सारे फल पड़े थे। ऐसी बारिश में यहाँ कितने मीठे फल हैं, और मैं जंगल में मारी मारी फिर रही थी। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, एक दो फल खा ही लेती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि कुछ मीठे फल खाने लगती है। जंगल में तो कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा, लगता है आज वो मीठे फल खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भूखी चील वापिस अपने घर को उड़ती है। जैसे ही चील घर में जाती है तो देखती है बिजली कवि मजे मजे से उसके फल खा रही थी। चील को देखकर बिजली कवि डर जाती है। चील, चील चाची, क्या ये घर आपका है? बेशरम काली कवि, ये घर भी मेरा है और ये सारे मीठे फल भी मेरे हैं। तूने मेरे मीठे फल खाए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ना चील चाची, ऐसा ना करना। मैं तो ये फल अपनी बूढ़ी माँ के लिए लेने आई थी। मुझे मत मारना, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये घर आपका है। अगर मालूम होता तो मैं कभी इस घर में ना घुसती। बिजली, मैं सुबह से भूखी हूँ, सोचा था कि पहले कोई मांस खाऊंगी, बाद में ये मीठे फल। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तेरा काला मांस ही खाऊंगी। ना चील चाची, ऐसा ना करना, मेरा मांस बहुत सख्त है, तुम्हें कभी हजम नहीं होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पक्षी लाकर दे सकती हूँ। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है कवि, अगर तू मुझे कोई छोटा पक्षी ला दे तो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कोई चालाकी दिखाई तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। चील चाची, मैं वादा करती हूँ, बस आप मुझे जाने दे। चील चाची बिजली कवि को जाने देती है। ऐसी तेज बारिश में बिजली कवि उड़ती हुई जा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि अब वो क्या करे। कुछ सोचते हुए बिजली कवि तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर आता है। बिजली, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तोते भैया, आज मैंने अपने घर में मीठी खीर बनाई है। तुम्हें तो पता है बादल दूसरे जंगल गया हुआ है, बस उसी की सलामती के लिए मैंने सोचा खीर बनाकर छोटे बच्चों में बांटती हूँ। तुम अपने छोटे बच्चे से कहो कि आकर मीठी खीर खा ले। ठीक है बिजली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। छोटे बच्चों में चीजें बांटना नेकी का काम है। मैं अभी अपने मिठू को भेजता हूँ। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और पास वाले कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मैं अपने घर में मीठी खीर बांट रही हूँ, अपने छोटे कबूतर से बोलो कि आकर वो खा ले। ठीक है बिजली, मैं उसे अभी भेजता हूँ। अपने चिड़िया के पास जाती हूँ, इतने बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा तो फंस ही जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया की बेटी मीना दरवाजा खोलती है। मीना, आज मैंने घर में मीठी खीर बनाई है और मैं जंगल के सभी छोटे पक्षियों में मीठी खीर बांट रही हूँ। तुम भी जल्दी से मेरे घर आकर मीठी खीर खा लो। आंटी, मेरी मम्मा बाहर गई हुई हैं। जैसे ही वो आती हैं तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। फिर छोटा मिठू बिजली कवि के घर चला जाता है। बबलू बेटे, जाओ तुम भी जाकर बिजली के घर से मीठी खीर खाओ।
नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बारिश में उड़ना पसंद नहीं है। जब कोमल चिड़िया घर आती है तो मीना अपनी माँ से कहती है, मम्मा, आज बिजली आंटी ने अपने घर में मीठी खीर बनाई है और वो जंगल के सभी छोटे पक्षियों में बांट रही है। क्या मैं भी जाकर मीठी खीर खाऊं? क्या बिजली, वो भी मीठी खीर? वो तो भूख की मारी पक्षियों के घरों में चोरी करती है, वो कैसे बना सकती है मीठी खीर? लेकिन मम्मा, छोटा मिट्ठू और बबलू भी जा रहे हैं मीठी खीर खाने। मीना, आप यहीं बैठो, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बाहर निकलती है। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ है मीठी खीर? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। छोटे तोते, मीठी खीर मेरी सहेली के घर बनी है, चलो मैं तुम्हें अभी चलकर देती हूँ। माँ, तुम बस बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली काफी छोटे तोते को लेकर अपने साथ उड़ती है। सामने कोमल चिड़िया आकर बैठ जाती है। बेशरम काली काफी, तुम छोटे तोते को लेकर चील के घर की ओर क्यों जा रही हो? कक कहा, तुम्हें किसने कहा? मैं तो छोटे तोते को लेकर अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अब मीठी खीर बनी हुई है। चलो छोटे तोते, तुम मेरे साथ चलो, मुझे ये कपी की नीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया छोटे तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? मनहूस चिड़िया ले गई छोटे तोते को। ऐसे घबराई हुई बिजली कभी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई छोटा पक्षी नहीं मिलता। वो कभी अभी तक नहीं आई, लगता है भाग गई, लेकिन बचकर जाएगी कहाँ? ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ती है और बिजली कभी के घर आती है। अरे बिजली बेटी, ये चील तुम्हारे घर में क्या कर रही है? माँ जी, आप बहुत बूढ़ी ही हैं और आप एक साइड पर हो जाएं। मुझे जरा बिजली से थोड़ी बात करनी है। क्यों भी बिजली, आज तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से बिजली कभी को मारने लगती है। अब बचाओ माँ, मुझे बचाओ। लेकिन चील के डर से बिजली कभी की माँ एक कोने में छुपकर बैठ जाती है और वो पास नहीं आती। चील बिजली कभी की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं।
बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाजा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ। मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था। पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली कपी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने ग्राहक के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। अरे चिड़िया बहन, शहाओ, देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। तुम्हारे परों में मट्टी है और आंखों में नींद। आज तो जंगल में महारानी चील की जन्मदिन पार्टी है। अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब तुम्हें बूढ़ी दादी समझेंगे। आओ जरा फेशियल करवा लो। कोमल चिड़िया अभी सोच ही रही थी कि तभी तोता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है। बिजली, मेरी पत्नी की चोंच पालिश कर दो। जब से पड़ोसन मीना ने नई लिपस्टिक ली है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और नहीं तो क्या, चीकू जी, इस मीना का रंग देखा है कैसे चमकती है, और एक मैं हूँ, ऐसे लगता है जैसे कच्ची सब्जी हूँ। बिजली, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि मैं सभी पक्षियों में से हसीन लगूं। अरे तोती बहन, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। मेरे पास ऐसा सुंदर मेकअप है। अगर मैं तुम्हें कर दूंगी तो मीना तुम्हारे सामने काली डाइन लगेगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोती का मेकअप करना स्टार्ट करती है। बिजली कपी एक कटोरा निकालती है जिसमें लाल मिर्चों का गाढ़ा पेस्ट बना हुआ था, और वो उस लाल मिर्चों के पेस्ट को तोती की चोंच पर लगा देती है।
अरे बिजली, ये तुमने क्या लगा दिया है? मेरी चोंच से तो धुआं निकल रहा है। अरे तोती बहन, घबराओ नहीं, ये अंदरूनी चमक बाहर आ रही है। जितना ज्यादा चलेगा तुम्हारी चोंच उतनी ही लाल होगी। तोते, तुम्हारी पत्नी तैयार हो गई है, अब जल्दी से मुझे 2 मीठे फल दे दो। फिर तोता बिजली को 2 मीठे फल देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी तोते की ऐसी हालत देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। कबूतर जी, सुना है बिजली ने अपना पार्लर खोला है। आज मुझे भी पार्लर पर तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाना है। बबली, तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? तुम तो पहले ही बहुत सुंदर हो। बंटी जी, आप हर बार ऐसा कहकर मुझे टाल देते हैं और खुद तैयार होकर जाते हैं। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलें, अभी चलें। फिर कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बिजली के ब्यूटी पार्लर में पहुँच जाता है। बिजली, मेरी पत्नी को सुंदर सा तैयार कर दो। हाँ कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो पहले ही बहुत सुंदर है। बस इसे काला रंग लगाना है ताकि इसे नजर न लगे। और बिजली, मुझे भी तैयार कर दो। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में सभी कबूतरियों की नजर मुझ पर ही जम जाए। हाँ कबूतर भैया, मैं ऐसा ही तैयार करूंगी। बिजली कभी पुराने पेड़ की चिपचिपी गूंद निकालती है और उसे कबूतर के बालों में लगा देती है। कबूतर आईने में देखते हुए अपना सर हिलाने की कोशिश करता है। अरे बिजली, ये क्या, मेरा सर क्यों नहीं हिल रहा? अरे कबूतर भैया, ये बिजली का स्टाइल है। देखना, हवा चलने से भी आपके बाल नहीं हिलेंगे। अब आप जहाँ भी जाएंगे आपका ये हेयर स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाय हाय कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। अपनी तारीफें सुनकर वो पति पत्नी खुश होते हैं और बिजली कपी को अनाज देकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर के जाते ही बुलबुल बिजली कपी के पार्लर में पहुँच जाती है। बिजली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा सस्ता मेकअप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आईब्रोज ठीक करवानी है और मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो होना चाहिए कि जब मैं पार्टी में स्टेज पर गाऊं तो लाइट की जरूरत ना पड़े। मैं आम पक्षियों की तरह नहीं लगना चाहती। अरे बुलबुल रानी, आप तो हमारे पार्लर की VIP कस्टमर हैं। आपके लिए तो मैंने खास रॉयल फ्रूट फेशियल बचा कर रखा है। बिजली कवि एक बाउल में कुछ गले सड़े टमाटरों का एक गाढ़ा लेसदार रस निकालती है। ये देखो बुलबुल बहन, ये खास बेरियां हैं जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर मिलती हैं। इसे लगाने के बाद आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह चमकेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक बड़े ब्रश से बुलबुल के पूरे चेहरे पर वो चिपचिपा लाल रस लगा देती है। बिजली, ये क्या लगाया है? इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अरे बुलबुल, तुम्हें क्या पता, ये बदबू नहीं खुशबू है। ये तो अभी सेट होगी। जैसे ही सेट होगी तो देखना, हर तरफ खुशबू ही महक जाएगी। शाम होते ही जंगल में चील महारानी की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है। हर तरफ रोशनी थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ जमा थे। जैसे ही बिजली कपी के खास ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं तो पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। तोती तो चुपचाप बैठी हुई थी। मिर्चों की वजह से उसकी चोंच और बड़ी हो गई थी। चीकू जी, ठंडा पानी लाओ, मेरी चोंच में आग लगी हुई है। कबूतर के सर पर लगी हुई गूंद से अब उसकी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। वो तो स्टैचू की तरह सीधा खड़ा था, मुड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बुलबुल स्टेज पर गाना गाने के लिए आती है तो ढेर सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चील महारानी हंसते हुए कहती है, अरे पक्षियों, ये सब क्या तमाशा है? ये सब तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चील महारानी, ये सब बिजली के पार्लर का नतीजा है। दोस्तों, तुम सब की हालत तो बहुत बुरी है। ताहे बिजली ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट तुम पर ही किए हैं। बिजली, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पंख नोच लेंगे। जिस तरह मेरी चोंच लाल है, तुम्हें भी मार मार कर लाल कर देंगे। ऐसे वो सभी पक्षी गुस्से में चिड़िया को अपने साथ लेकर बिजली कपी के पार्लर पर जाते हैं। अरे दोस्तों, बिजली कपी के पार्लर पर तो ताला है, लगता है वो कहीं चली गई है। चिड़िया, देखो, यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो तो।
हाँ तोते भैया, मैं पढ़ती हूँ। बिजली ब्यूटी पार्लर आरजी तौर पर बंद है। बिजली अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए दूसरे जंगल के शाही पार्लर में गई है। शिकायत की सूरत में वो अगले साल आएगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों वाह, बिजली ने तुम्हें सिर्फ झटका नहीं दिया बल्कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तुम सब भी कितने नादान थे, दूसरों जैसे बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही भूल गए। फिर कबूतर कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्लर नहीं, सीधा नदी पर चलते हैं। आज हमें ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि गोता लगाने की जरूरत है। फिर सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं ताकि बिजली का मेकअप धो सके। बिजली तो बचकर वहाँ से अनाज कमाकर भाग चुकी थी, लेकिन इस दिन के बाद से जंगल के किसी पक्षी ने भी दोबारा सुंदर बनने की कोशिश नहीं की। खूबसूरती परों के रंगों में नहीं बल्कि दिल में होती है। दूसरों की नकल उतारने से पक्षी सिर्फ तमाशा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।